हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज जीएस सेकेंड पेपर के लिए जो पॉलिटी होता है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, और नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ समाहित करने का प्रयास किया हूँ। हालांकि इसमें मैं एक प्रश्न लिखा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा कि विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 1982, 84 और 1995 के विशेष संदर्भ में इन्हें किस तरह क्रियान्वित किया गया है, और साथ ही साथ 2016 में ये किस तरह क्रियान्वित किया गया है, इसको भी मैं इसमें समाहित कर दिया हूँ। ये एक ऐसा आंसर मैं तैयार किया हूं कि जो किसी भी तरह से पूछा जाएगा, तो यदि आप इस मटेरियल को कलेक्ट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, तो आप सभी तरह के प्रश्नों का आंसर करने में सक्षम होइएगा। और ये सहायक सामग्री के तौर पर मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं साइनॉप्सिस टाइप का बना दिया हूं ताकि आप रिवीजन बेहतर ढंग से कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात यह है कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आप इसको अपने लैंग्वेज में आप जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं कि मैं जो आपको यहां पर तथ्य जानना है कौन, वैसे भाग 4 36 से 51 आर्टिकल आयरलैंड से लिया गया है। अब इन तीन बातें यहां पर, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप उसको अपने हिसाब से लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। और देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी है, हमारे संविधान की विशेषता है। हमारे संविधान की विशेषता है भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। तो ये मेरे लिखने का अंदाज है, तरीका है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। अतः ये निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है। जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 37 में यह कहा गया है कि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। और फिर भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में मुख्यतः निम्न 3 बातें उल्लेखनीय हैं। आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। आप ये इंपॉर्टेंट बात आप जरूर ये लिखिएगा, चाहे डायग्राम के माध्यम से लिखिए, चाहे इसी तरह पॉइंट वाइज लिखिए। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, आप जरूर इसको लिखिएगा। और साथ ही साथ लिखिएगा कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। आप ये 3 बातें अवश्य लिख डालिएगा। ज्ञातव्य है कि संविधान निर्माण के समय नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में देश के आर्थिक संसाधन अत्यंत सीमित थे, जिसके कारण वह सभी लक्ष्यों को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया।
बल्कि उन्हें संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया तथा इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा यह राज्य पर छोड़ दिया गया। इसीलिए इसके संबंध में केटी साहा ने कहा था, आप इस कथन को निश्चित रूप से डालिएगा कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में केटी साहा का कथन जरूर आप लिखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अर्थात जैसे जैसे राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे वह इनका क्रियान्वयन करेगा। जो सुविधाएं पब्लिक को दी जानी चाहिए तत्काल नहीं दी जा रही है, यदि राज्य में ये तमाम सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएगा तो ये पब्लिक को भी दिया जाएगा। कहने का अर्थ यही है। चलिए, तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों की परिधि अत्यंत विस्तृत है और ये जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित है, अतः इसका सार्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है। किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इन तत्वों को अधोलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। अब ये पहला होगा आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, यानी कि 1 नंबर में आप याद रखिएगा आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। इसके तहत आप वर्णन कीजिएगा, भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से अनुच्छेद 38 एवं 39 के तहत आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। जैसे 38 का 1 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 38 का 2 कहता है कि निर्देश है कि राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38(2) को 44वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। आप इसे भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 39 के तहत यह निर्देशित किया गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 39 का क, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 का ख में है धन का समान वितरण। 39 का ग, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। 39 का घ, ज्ञातव्य है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 39 का घ के अनुसरण में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 द्वारा पारित किया गया है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक व्यवस्थावश में कोई नागरिक ऐसे रोजगार में न जाए जो उसकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। यह अनुच्छेद 39 का अंगों में है। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर में राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये अनुच्छेद 39 का च में है। ज्ञातव्य है कि आर्टिकल 39 का च से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और देखिए अनुच्छेद 38 एवं 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का तात्पर्य नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। उसके बाद इसमें कुछ वाद है, आप उसे भी डालने का प्रयास कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, निश्चित आपको याद होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में यह धारित किया है कि यद्यपि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के अधीन मूल अधिकार नहीं है बल्कि यह एक निर्देशक तत्व है, परंतु निश्चय ही यह एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः इसके उल्लंघन पर न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। देखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये क्या है कि संविधान में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक लक्ष्य है, इसलिए इसके उल्लंघन करने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय 32 आर्टिकल के तहत रीट जारी कर सकता है। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य बनाम अबू कबरबाई के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य में यातायात का राष्ट्रीयकरण करने के लिए बनाया गया कानून संवैधानिक है और क्योंकि यह 39 का ख एवं ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन में बनाया गया। आप बीच बीच में ये वाद डाल दीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा ये बहुत ही इंचेंटिंग होगा, बहुत प्रभावी होगा। उसके बाद देखिएगा सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है।
आप इसे जरूर लिखिएगा। देखिए प्रत्येक 36 से 51 के बीच सभी आर्टिकल का जिक्र आपको भले संक्षिप्त में ही हो आप अवश्य कीजिएगा, तभी आपका बेहतर आंसर माना जाएगा। काम की न्याय संगत और मानवीचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, ज्ञातव्य है कि मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में केंद्र पर आयोजित एक कार्यक्रम है। आर्टिकल 43 के तहत मनरेगा आता है, आप इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह अनुच्छेद 43 का क को संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 45, यानी कि देखिएगा ये शिक्षा से संबंधित भी है। एससी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधि का निषेध ये 47 में है। नोट, बिहार में शराबबंदी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 47, यानी बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है ये 47 आर्टिकल के तहत ही लागू किया गया है। आप ये हमेशा याद रखें, जितनी भी चीजों का कार्यान्वयन हो रहा है ये संविधान के अनुसार ही हो रहा है, इसलिए आप सभी आर्टिकल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व। अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। ध्यातव्य है कि इस निर्देश के क्रियान्वयन में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम और नगर पालिकाओं के गठन, निर्वाचन, शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 का ख के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे। ये अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण बनाने का आग्रह किया था और कहा था कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता की अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टि से आवश्यक है। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, यह आर्टिकल 48 है। राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों का सुरक्षा 48 का क है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 है और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण 50 है। इसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य कदम उठाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति, ये आर्टिकल 51 के तहत है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास या प्रोत्साहित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीति निर्देशक तत्व की आलोचना भी किया जाता है। इसकी आलोचना को एक बार आप देख लीजिएगा। वैधानिक शक्ति का अभाव है, अस्पष्टता एवं तार्किकता का अभाव है, एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य में अप्रासंगिक, अस्वाभाविक सा लगता है ये, और व्यवहारिक एवं अनुचित है। उसके बाद संवैधानिक द्वंद्व के कारण भी इसकी घोर आलोचना की जाती है। अब हम लोग थोड़ा इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। इन तत्वों के पीछे जनमानस की शक्ति निहित है। वाम और दक्षिण पंथ की चरम सीमाओं से सुरक्षा करती है। नैतिक आदर्शों के रूप में इसका अत्यधिक महत्व है। संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में काम आता है। उसके बाद शासन के मूल्यांकन का आधार है। कार्यपालिका प्रधान इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का बिहार में क्रियान्वयन। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बिहार को टच करते हुए आपको पूछा जाता है। 1950 के बाद भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन कई स्तरों पर करने का प्रयास किया गया, लेकिन बिहार में भी इन्हें समग्र भारत में क्रियान्वयन के अनुसार ही क्रियान्वित किया गया है। बिहार में 1950 के बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु किए गए प्रयासों को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अनुच्छेद 38 एवं 39 में दिए गए निर्देश के अनुरूप आय, धन एवं उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण एवं अधिकतम लोगों की आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, हरित क्रांति, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में 1950 में बने भूमि सुधार अधिनियम, भूदान अधिनियम 1954, बिहार चकबंदी अधिनियम 1956, भूमि हदबंदी नियम
अधिनियम 1966 उल्लेखनीय है। हरित क्रांति की शुरुआत बिहार में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत 1960-61 में शाहाबाद में किया गया था। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा चीनी, कागज तथा सीमेंट आदि के कारखाने का भी स्थापना की गई, लेकिन कालांतर में अधिकतर रुग्णता के शिकार हो गए। अनुच्छेद 38 एवं 39 के विभिन्न खंडों के अनुरूप ही बिहार में भी समान कार्य के लिए समान वेतन प्रणाली, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किए गए। आर्टिकल 39 का ग एवं 43 के अनुसार ही बिहार में मनरेगा राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलाई जा रही है। आर्टिकल 40 के अनुरूप ही बिहार में पंचायती राज अधिनियम भी लागू है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर इस संस्था के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास भी किया गया है। आर्टिकल 41 भी बिहार में इंप्लीमेंट है इसका। इसके आधार पर बिहार में कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दुर्घटना मुआवजा योजना, संबल और भिक्षावृत्ति निवारण योजना भी बिहार में लागू है। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? 41 का प्रयोग करते हुए। 42 के तहत ममता कार्यक्रम एवं जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना बिहार में भी लागू है। और 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग के अनुरूप बिहार भी मजदूरी तथा कारखाना अधिनियम बिहार में भी लागू है। 45 के आलोक में शिक्षा का अधिकार कानून बिहार में भी लागू है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री साइकिल एवं पोशाक योजना भी आर्टिकल 45 के तहत बिहार में लागू है। 46 के तहत बिहार में छात्रवृत्ति, नगद सहायता, कौशल विकास और आरक्षण जैसे पहल किए गए हैं। साथ ही हुनर योजना, तालीमी मरकज, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना भी आर्टिकल 46 के तहत इंप्लीमेंट है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 47, इसके अनुसार बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, ममता कार्यक्रम, एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा संबंधी योजनाएं भी आर्टिकल 47 के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। आर्टिकल 48 के तहत देखिएगा कृषि रोड मैप, कृषि कैबिनेट, धान की श्री विधि से खेती, वन नीति, कृषि वानिकी, वृक्ष संरक्षण योजना, समग्र पशुधन विकास योजना आदि पार्क एवं पक्षी विहार भी आर्टिकल 48 के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। 49 के बारे में बात यदि किया जाए, इसके अनुरूप ही बिहार में पुरातात्विक एवं कलात्मक महत्व के स्थलों से संबंध बिहार में संरक्षण एवं परिरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बिहार में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी मुख्य बाधक रहे हैं। फिर भी इस दिशा में जो भी कुछ प्रयास हाल के वर्षों में हुए हैं वे सराहनीय माना जा सकता है। अब देखिएगा इसका साइनोप्सिस हम तैयार कर लिए हैं। देखिएगा संक्षिप्त किस तरह से है। देखिए सबसे पहली परिभाषा 36 में है, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, 38 कह रहा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 39 में संसाधनों का उचित वितरण, समान काम समान वेतन, 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना, 41 कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का बंद, 43 कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, 45, 46 में SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी हित, 47 मादक द्रव्यों एवं हानिकारक औषधि का निषेध यानी कि वो शराबबंदी, 40 पंचायत, 43 है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वतंत्र संचालन, 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद है दुधारू पशु के वध पर प्रतिबंध, 48 का कौम में वन एवं वन्य जीवों का सुरक्षा, 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण, 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये आप 50 यानी 36 से 51 तक टोटल आर्टिकल के बारे में आपको साइनॉप्सिस तैयार करा दिया गया है। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार में समझ में आ जाएगा। फिर आप जहां पर पॉइंट नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा, फिर देखिए निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा, आप वहां से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।